नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे भाजपा में संतोष, विपक्ष में चुनावी रोष। देवभूमि उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। भाजपा कांग्रेस ने इस दंगल को जीतने के लिए सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव प्रभारी भी घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही दोनों ही दल जीत का भी दावा करने लगे हैं। वहीं सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी की तैयारी अन्य दलों से काफी तेज है और अब भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के उत्तराखंड प्रवास भी शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने देहरादून में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक लेते हुए कार्यकर्ताओं से निकाय चुनाव के लिए कमर कसने का आह्वान किया है और कहा कि हमें विपक्षी नहीं बल्कि अपने पुराने चुनावी आंकड़ों को चुनौती मानते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। इसके साथ ही बीएल संतोष ने राज्य के कैबिनेट मंत्रियों से भी मुलाकात कर सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया है। तो वहीं खबर यह भी है कि भाजपा प्रत्याशी चयन में गोपनीय सर्वे को आधार बनाने जा रही है। इसके साथ ही दून नगर निगम के मेयर पद के लिए प्रत्याशी का चयन भाजपा के लिए सिरदर्दी बन सकता है, क्योंकि निवर्तमान मेयर और वरिष्ठ नेताओं से लेकर कई युवाओं के नाम चर्चा में है। दावेदारी की जमीनी तैयारी और मजबूती आंकने के लिए गोपनीय सर्वे का सहारा भी लिया जा रहा है और इसी बीच भाजपा ने अपने संगठनात्मक चुनाव भी टाल दिए हैं। बता दें कि निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, छात्र संघ चुनाव, सहकारिता के चुनाव के बाद अब संगठनात्मक चुनाव भी भाजपा ने टाल दिए हैं। अब सवाल यह है कि क्या राजनीतिक दलों की इतनी तैयारी के बाद भी सरकार राज्य में निकाय और अन्य चुनाव कराएगी? आखिर क्यों सरकार निकाय चुनाव को लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाई है? करेंगे इसी पर चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज के हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट पर। उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव कब होंगे, इसको लेकर सरकार अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाई है। धामी सरकार ने पिछले वर्ष दिसंबर 2023 में राज्य के करीब 102 नगर निकायों में प्रशासकों की तैनाती की थी। इसके बाद कई बार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के बाद भी सरकार इस स्थिति में नहीं आई है कि निकाय चुनाव कब होंगे। हालांकि सरकार के ऐलान से पहले भाजपा कांग्रेस के साथ ही तमाम दलों ने निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा अपने विरोधी दलों से तैयारी के मामले में काफी आगे है। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने देहरादून में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक लेते हुए कार्यकर्ताओं से निकाय चुनाव के लिए कमर कसने का आह्वान किया है। साथ ही सरकार के कार्यों का फीडबैक भी लिया है। की जाती है और जीत केंद्रित चुनाव की रणनीति बनती है, इसलिए जीतने वाला प्रत्याशी को ही भारतीय जनता पार्टी उतारेगी और 100% लोग जीतेंगे। देखिए, जब से ये पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है देहरादून जिले की, उसके अंतर्गत आने वाले जो भी स्थानीय निकाय हमारे हैं, तो तब से लगातार हमें संगठन के लोगों से हम लोग मिल रहे हैं और बहुत अच्छे स्वरूप में मुझे संगठन दिख रहा है। पर कहीं छोटी मोटी कहीं कमियां भी हैं। वार्ड स्तर पर कहीं कमेटी का गठन की ज़रूरत है। कई वार्ड अध्यक्ष लगता है कि उतना समय नहीं दे पा रहे हैं पार्टी को, तो उनके बदले में और लोगों को जिम्मेदारी देने का काम अगले एक हफ्ते के अंदर पूरा संपन्न हो जाएगा। और मैं मानता हूं कि अगले एक हफ्ते लगभग 15-16 तारीख तक पूरी जितने भी इस जिले के अंदर हमारे नगर निगम हैं, नगर पालिकाएँ हैं, उनके तमाम वार्डों का एक फिर से पुनर्गठन आपको दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नगर निकाय चुनाव के लिए अपनी पूरी तैयारी कर दी गई है और कल हमने सभी नगर निगमों के लिए, नगर पालिका, नगर पंचायतों के लिए प्रभारियों की घोषणा कर दी है और इसके बाद जैसे ही आरक्षण का तय होगा उसके बाद हम अपने प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों को एक एक निकाय में भेजेंगे और वहाँ से जो दावेदारी कर रहे हैं पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, उनका पैनल बना करके लाने का काम करेंगे। अभी हम इस बात की प्रतीक्षा में हैं कि राज्य चुनाव के द्वारा चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप पर आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि भाजपा सरकार निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, छात्र संघ चुनाव और सहकारिता के चुनाव टाल चुकी है। वहीं भाजपा ने अपने संगठनात्मक चुनाव भी टाल दिए हैं। विपक्ष का आरोप है कि सत्ताधारी दल हार के डर से तमाम चुनाव नहीं करा रहा है।
इस बीच खबर है कि सरकार पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ भी करा सकती है। वहीं भाजपा कांग्रेस ने सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव प्रभारी भी घोषित कर दिए हैं। दोनों ही दल जीत के भी दावे करने लगे हैं। नहीं, पंचायतों के चुनाव भी होंगे। अब आप जानते हैं कि इनका जब कार्यकाल खत्म हुआ है तो प्रशासकों के को इनकी जिम्मेवारी दी गई है। अब हम वैसे तो मेरा व्यक्तिगत मत तो ये है कि दोनों चुनाव साथ साथ हो जाएं, क्योंकि इससे खर्चा भी बचेगा, समय भी बचेगा। जो हमारी आचार संहिता लगती है उसमें भी विकास कार्यों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में जो कई लोग ऐसा करते हैं कि एक वोट यहाँ भी डालते हैं उधर भी डालते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं दिक्कत जो हमेशा आती है उसमें भी एक ठीक एक मैसेज जाएगा। सर देखिए, ये चुनाव आयोग का पूरा जो है जैसे भी निर्देश आएंगे, हमारी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो है वो फील्ड में है। हमारी सभी संगठनात्मक जितनी भी नियुक्तियां होनी थी हम लोगों ने कर ली है और लगातार हमारी बैठकें हो रही हैं। हमारे दावेदारों की लिस्टें आ रही हैं। प्रत्येक जगह पे हमारे चुनाव प्रभारी भी नियुक्त हो गए हैं। तो प्रत्येक समितियाँ बनाई गई हैं जिससे हम लोग अब फील्ड में जो है अपने दावेदारों की अहमियत को जाने। तो हमारी तरफ से तैयारियाँ पूरी हैं। जैसे ही हमें आयोग की तरफ से निर्देश मिलेंगे, हमारे दावेदार जो हैं वो जीत का जो मैं कहूँगी कि विहंगम दृश्य आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जमीनी कार्य कर रहा है और जनता के साथ है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया है। उन्होंने हमारा अनुसरण कराया। हमारे प्रभारी तो कब के नियुक्त हो गए हैं। आप देखिए, आज हमारे देहरादून के प्रभारी आदरणीय प्रकाश जोशी जी, जो पूर्व राष्ट्रीय सचिव भी रहे हैं, वो मसूरी विधानसभा की बैठक ले रहे हैं। ऐसे में वो 10 के 10 विधानसभाओं की बैठक लेंगे यहाँ, क्योंकि देहरादून के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। ऐसे ही विभिन्न जिलों में अलग अलग प्रभारी नियुक्त तो कांग्रेस पार्टी कब के कर चुकी है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने देर कर दी, निकाय चुनाव कराने में भी, पंचायत चुनाव कराने में भी, छात्र संघ चुनाव कराने में भी, और अब जनता सबक सीख। कुल मिलाकर सरकार के स्तर से भले ही आगामी चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट न हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। केदारनाथ उपचुनाव से उत्साहित भाजपा निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने पर भी विचार कर रही है। हालांकि ये चुनाव कब होंगे इसकी स्थिति अब तक साफ नहीं हो पाई है। सवाल ये है कि आखिर क्यों सरकार अब तक चुनाव कराने की स्थिति में नहीं आई है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ में प्रभा बंदूनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। हमारे साथ में गिरिराज किशोर हिंदवान जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। और शांति प्रसाद भट्ट साहब हमारे साथ में हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। और कुलदीप राणा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और थोड़ी ही देर में हमारे साथ में राष्ट्रीय रीजनल पार्टी के अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल साहब भी जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं बीजेपी की प्रभा बंदूनी जी के साथ में। प्रभा जी, बीजेपी एक तरफ निकाय चुनाव को लेकर लगातार कह रही है कि हम चुनाव कराएंगे, समय पर कराएंगे। लगातार हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं और उत्तराखंड में फिलहाल ऐसा लगता है यही मुद्दा बन गया है, क्योंकि हर कोई सवाल पूछ रहा है सरकार से कि चुनाव कब होंगे। दोनों ही दल जीत के दावे कर रहे हैं, प्रत्याशियों को लेकर मंथन शुरू हो गया है। बस स्थिति स्पष्ट नहीं है कि आखिर सरकार चुनाव कराने की स्थिति में अब तक क्यों नहीं आई। देखिए गरिमा जी, मैं आपको सबसे पहले यही बताना चाहूंगी कि स्थिति तो अब नजर बिल्कुल साफ हो गई है। जिस प्रकार से कल ही हमारी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन देहरादून में इन्होंने बैठक ली है, हमारे राष्ट्रीय जो प्रभारी वो भी आए हुए थे, हमारे प्रदेश के प्रभारी, सह प्रभारी, इतनी बड़ी बैठक हुई है। और उसमें जो मुद्दा रखा गया था, जिस मुद्दे के लिए वो सब लोग यहाँ पर आए थे, तो वो नगर निगम चुनाव का ही मुद्दा था। तो अब ये कहना इस स्थिति में कि कब चुनाव होंगे, कब चुनाव नहीं होंगे, तो स्थिति बिल्कुल साफ है कि चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं। और जैसे ही राज्य चुनाव आयोग इसकी घोषणा करेगा, राज्य सरकार इसके लिए बिल्कुल तैयार है। हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि तैयारियां नहीं है। हर जगह जिले के प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं, सह प्रभारियों की नियुक्तियां भी हो गई हैं। और जो हमने पहले आपको बताया था कि जो थोड़ी बहुत समस्याएं आई थी इन चुनाव में, जो अगर हम नगर निगम के चुनाव की बात कर ले कि वो वोटर मतदाता लिस्ट की बात हम कर ले, परिसीमन की बात कर ले, आरक्षण की बात कर ले, तो वो जो समस्याएं इन चुनाव में आनी थी वो भी सारी खत्म हो चुकी है। और जिस हिसाब से ये तेजी आ गई है चुनाव में, मैं एक प्रकार से यही कहूंगी कि जितनी भी तमाम बैठकें अभी हो रही हैं, तो वो सारी नगर निगम चुनाव, पंचायत चुनाव को ध्यान में रखकर ही हो रही है। कोई ऐसा मुद्दा बाहर से नहीं है कि हम उस मुद्दे को साइड कर रहे हैं।
तो अब मेरे को लगता है जैसे ही चुनाव आयोग इसकी घोषणा करेगा, बहुत जल्दी ही चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। तैयारी हमारी पूरी है। और भारतीय जनता पार्टी के, जहां तक मैं कार्यकर्ता की बात कहूं, हम तो पूरे साल भर ही क्षेत्र में निरीक्षण करते रहते हैं। तो हमारे लिए चुनाव आना कोई ऐसा नहीं है कि आज चुनाव करवाया जाएगा तो ये आज बहुत अच्छा रहेगा, कल करवाएंगे। परिस्थितियां भी हमारे अनुकूल हैं, हम चाहे तो कल ही चुनाव करवा दें। लेकिन ये है कि जो एक चुनाव की प्रक्रिया होती है उसे भी पूरा करना होता है, वो भी सरकार की जिम्मेदारी है। क्योंकि आज हम चुनाव को तत्काल करवा दें, जो परिसीमन के मुद्दे हैं, कोई भी मुद्दा जो चुनाव से जुड़ा हुआ होता है, वो भी हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको हम प्राथमिकता से पूरा करें। तो मुझे जहां तक लगता है इतनी बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं, सारे प्रभारी नियुक्त हो गए, तो बहुत जल्दी जैसे ही राज्य चुनाव आयोग इसकी घोषणा करेगा तो तुरंत इस चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, गिरिराज किशोर हिंदवान जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। सर, विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी हार के डर से लगातार चुनाव टाल रही है, ऐसा क्यों? जबकि बीजेपी कह रही है कि हम तो तैयार हैं और ऐसा नहीं है कि बीजेपी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, फिर विपक्ष ऐसे आरोप क्यों लगा रहा है? अनम्यूट सर, बोलिए बोलिए बोलिए। आप जो प्रवक्ता आ रही है आवाज आपको? हाँ जी, बोलिए। गरिमा जी, अभी सम्मानित प्रवक्ता जो बैठी हुई हैं प्रभा बलूनी जी, उनको मैं सुन रहा था। अभी एक बात कर गई, अभी बोलते बोलते जो है अपने स्टेटमेंट जो उनका था कि अनुकूल परिस्थितियां हैं, चाहे तो अभी चुनाव करवा लें हम लोग। आप स्वयं सोचिए गरिमा जी, शासित इस समय भाजपा, और दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि उत्तराखंड की जनता को निश्चित रूप से जो जनमानस आज छोटी सरकारों के गठन के बिना जो सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है सर, आपको माफी के साथ यहाँ पर रोक रहे हैं गिरिराज जी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, हम चर्चा कर रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर। गिरिराज जी के पास में चलते हैं। गिरिराज जी, अपनी बात को आप पूरा कर सकते हैं। गरिमा जी, सच्चाई मुंह तक आ जाती। अभी भाजपा की जो सम्मानित प्रवक्ता हैं, वो एक बात उन्होंने बोली कि हमारे लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं चुनाव में जाने के लिए। इसका मतलब यह है इसके मूल में कि अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, भाजपा शासित इस समय प्रदेश में सरकार रूल कर रही है, अगर अनुकूल परिस्थितियां नहीं है तो जनमानस जो है निश्चित रूप से जो छोटी सरकारों के बिना आज वंचित है, सरवाइव कर रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। गरिमा जी, आप स्वयं देखिए कि आज अगर लिंगर ऑन पर लिंगर हो रहा है नगर निकाय चुनाव। गरिमा जी, 2023 2 दिसंबर को कार्यकाल निकाय का पूर्ण हो जाता है। लगभग 1 वर्ष की अवधि पूरी होने वाली है। आप स्वयं सोचिए, विद इन 6 मंथ इनको चुनाव करवाने थे, जून तक। ये जून में अपने प्रशासकों की जो है कोर्ट में जाके उनकी समय अवधि, उनको एक्सटेंशन के लिए कि इनको एक्सटेंशन दीजिए, कोर्ट सख्त टिप्पणी करता है और सरकार को निश्चित रूप से यह बोलता है कि आप चुनाव की तरफ बढ़े। निकाय चुनाव जरूरी है, छोटी सरकारों का गठन जरूरी है। सरकार उसके बाद एक क्रिएशन करती है, 3 दिन का सत्र आहुत होता है भरारीसैंण में। उसमें मुन्ना सिंह चौहान, 2 विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी और विनोद चमोली जी डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं गरिमा जी। और एक ओबीसी आरक्षण जो वाकई विद इन 6 मंथ जो मैंने कहा था, वो 2 दिसंबर 2023 को अगर कार्यकाल पूर्ण हो चुका था निकाय का, उसके बाद आपको ये बात विद इन 6 मंथ कंप्लीट कर लेनी चाहिए थी कि हमें ओबीसी आरक्षण की तरफ आगे बढ़ना है। भाजपा 2 विधायकों को खड़ा करती है, डिबेट में पार्टिसिपेशन होता है, ओबीसी आरक्षण पे बात होती है, प्रवर समिति को वो बिल भेज दिया जाता है। अब आप स्वयं सोचिए क्या स्थितियां हैं। 1 वर्ष पूर्ण होने को है और वाकई जो छोटी सरकारों के गठन की जो बात रख रहा हूं मैं, कि वो छोटी छोटी समस्याएं, नाली की है, सीवर की है, रोडों की है, जो जनमानस आहत होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास नहीं जा पाता है अपनी पीड़ा को लेके, किसी विधायक के पास नहीं जा पाता है। उनको पार्षद चाहिए, निगम का अध्यक्ष चाहिए, नगर पालिका का अध्यक्ष चाहिए। अगर वो सरवाइव कर रहा है
और सरकार अगर ये बात कर रही है आके कि भाई नहीं, परिस्थितियां अनुकूल है, अब हम जाएंगे, अगर परिस्थितियां ठीक नहीं थी चुनाव लड़ने के लिए, तो वो जनमानस सर्वाइव करेगा? गरिमा जी, ये इनके स्पष्टीकरण है, क्लेरिफिकेशन है सरकार के। क्या स्थितियां इन्होंने, क्या माहौल बना रखा है प्रदेश में, क्या स्थितियां इन्होंने बना रखी है, स्वयं सोचिए। ये जंगल राज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और आज तैयारी का जहां तक सवाल है, कांग्रेस पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से समूची लीडरशिप को साथ में लिए हुए आएंगे। प्रभारी हमारे नियुक्त हो चुके हैं। लगातार संपर्क हमारा कार्यकर्ताओं के बीच में, निश्चित रूप से सारी चीजें सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगी और हम लोग पूरी तरह से, पूरे बल के साथ, निश्चित रूप से और पूरे विवेक के साथ, जो है स्ट्रांग विल के साथ करण महाराज जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे निकाय चुनाव। ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे और मेहमान हैं उनका रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। सर, निकाय चुनाव पर स्थिति स्पष्ट हो ही नहीं पा रही है और नई नई चीजें चुनाव से जुड़ी और आती जा रही है। पंचायत हो गया, छात्र संघ हो गया, न जाने इस तरीके से कितने चुनावों को लेकर हमने चर्चा कर ली और वही पुरानी बातें हर बार निकलकर सामने आती हैं कि बीजेपी भले ही उम्मीदवार घोषित करने की बात कर रही है, उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा तक करने लग गई है, अलग अलग दल चर्चा कर रहे हैं और अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं, लेकिन स्थिति वहीं पर है कि सर चुनाव होंगे कब? देखिए गरिमा जी, चुनाव होंगे नहीं होंगे इस विषय पर तो उत्तराखंड की जनता ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को सबसे ईमानदार पार्टी कहती है और सबसे मजबूत संगठनात्मक रूप से अपने आप को कहती है, उस पार्टी की क्या दुर्दशा है बताने के लिए काफ़ी है कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव नहीं करा पा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी बहुत कमज़ोर है और वो ये समझ रही है कि इन चुनावों में अगर हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमको जो है हार का मुंह देखना पड़ेगा, इसलिए वो ये चुनाव नहीं करा पा रही। दूसरी बात, अपने आप को लोकतंत्र में सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भाजपा, इसका कितना दुर्गति है ये बताने के लिए काफ़ी है। हो गए यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए, सरकार को बने हुए, प्रचंड बहुमत की सरकार बने हुए, और अभी तक कैबिनेट का कोरम पूरा नहीं है। ये कितनी कमजोर पार्टी है, ये जानती है कि जैसे ही कैबिनेट का कोरम पूरा हुआ इनके विधायक बगावत पे उतर आएंगे। 2017 से बिना कैबिनेट को पूरा किए ये सरकार चला रहे हैं। ये भाजपा की राजनीतिक बेईमानी है। ये वो भाजपा है जो कोर्ट के आदेशों को भी नहीं मानती है। ये अपने अनुसार लोकतंत्र को चलाने पर भरोसा रखती है। अब आप देख लीजिए, जो पार्टी अपने यहाँ जो छात्र संघ के चुनाव ना करा सके, जो पार्टी अपने फंसे हुए विधायकों को कोर्ट से बचाने में जी जान लगा दे, यमकेश्वर की विधायक उदाहरण है आपके सामने कि कल 319 में जो है एप्लीकेशन नहीं लगने दी, जिसमें कि बुलडोजर वाले ने गवाही दे दी, सब ने गवाही दे दी कि रेणु मिश्र जी ने वहां पर जो है उसको तोड़ा, मगर ये पूरा बचाने पे लगी है। ये कितनी राजनीतिक बेईमान पार्टी है, ये अब सबके सामने खुलकर आ चुका है कि जो अपने संगठनात्मक चुनाव करने में लापरवाही कर सकती है तो निकाय और पंचायत का क्या हाल है आप देख लीजिए। कहने का मतलब लबोलबाब यह है, राज्य को आर्थिक रूप से नुकसान हो इससे मतलब नहीं है, गांव विकास से वंचित हो जाएं इन्हें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये मान लिया है कि यदि हम केदारनाथ से सोना चोरी के आरोप हम पे लग जाए, क्यूआर कोड लगा के चंदा चोरी के आरोप हम पे लग जाए, पंडा पुरोहित हमसे नाराज हो जाए, हम तो किसी निर्दलीय के सारे चुनाव जीत जाएंगे। इनका जो राजनीतिक गणित बन रहा है और इनको लगता है कि चुनाव के समय पर घोटाले, बेईमानी, भ्रष्टाचार ये मुद्दे नहीं होते। मुद्दे होते हैं अल्पसंख्यक समुदाय के साथ में जहर घोल देना, मुद्दे होते हैं स्थानीय मुद्दों पर जनता को भटका देना, मुद्दे इनके होते हैं पार्टीवादी और राष्ट्रवाद के नाम पर ये जनता को गुमराह करते हैं और लास्ट में ये जनता को मजबूर कर देते हैं 5 किलो राशन में। यही कारण है कि लोकतंत्र की जितनी हत्या भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हुआ है उतना ज्यादा ये ताकतवर बन रहे हैं। इसके पीछे क्या गणित है जनता समझ भी रही है, मगर अभी भी इनके मोह पास में फंसी है। यही कारण है ये निकाय चुनाव नहीं करा रहे, पंचायत चुनाव नहीं करा रहे, ये कोर्ट को कुछ नहीं मान रहे, ये लोकतंत्र की हत्या पे हत्या करने पे लगे हैं। बावजूद इसके बड़ी बेईमानी से आकर चैनलों में, बड़े अखबारों में
लिख के कहते हैं लोकतंत्र जिंदाबाद, हम बहुत सही पार्टी है। जो अपने कैबिनेट को पूरा ना कर सके, यदि वो लोकतंत्र में बनी हुई है, तो ये जनता पर भी सवाल खड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पे तो सवाल खड़े होते ही हैं कि आखिर ये कैसी पार्टी है जो ना लोकतंत्र को समझ रही है, ना नियमों को समझ रही है। ऐसे में यदि ये निकाय चुनाव में कहीं गलती से फिर बढ़कर आ गए तो मान के चलिए राज्य कर्ज की गर्त में तो डूबेगा, गांव विकास से दूर होंगे। स्थितियां फिर वही हो जाएंगी कि घर के आगे नल लगा है, हर घर नल हर घर जल के तहत पानी नहीं है, मगर बिजली का बिल 10 से 15 हजार रुपए का आ रहा है। फिर वही होगा कि गांव में बिजली के पोल तो लगे होंगे, बिजली नहीं होगी, मगर बिल वही 500 से लेकर 1000 रुपए के बिल आपके ऊपर थोप दिए जाएंगे और आप गांव गांव घूमते रहोगे। ना तो आपको बिल से मुक्ति मिलेगी, ना पानी आपको नसीब होगा। कहने का मतलब हर योजना में घोटाले आपको देखने पड़ेंगे। देखना जनता को है। भारतीय जनता पार्टी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी साबित हो चुकी है। निकाय चुनाव ना कराना, पंचायत ना चुनाव कराना, ये इस ओर जाता है और ये लोकतंत्र की हत्या है। जनता समझ रही है। देखते हैं आगे जब भी चुनाव होंगे इसके गंभीर परिणाम भाजपा को भुगतने चाहिए। हमारा तो ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्र के लिए बहुत ज्यादा घातक हो चुकी है। केवल एक ट्रेंड पर काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम। इससे बहुत ज्यादा विकास नहीं होगा। जनता भटक रही है और अपने ही बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है। रोजगार बिक गए, संसाधन बिक गए। अब कब और किन मुद्दों पर हम भारतीय जनता पार्टी को घेरें? एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है लोकतंत्र में जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या ना करी हो। इसके बावजूद जीतना, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि ये जीत कैसे रहे हैं। इसकी भी जांच कभी ना कभी होगी और जनता के सामने सच आएगा कि आखिर लूटने के बावजूद यदि ये जीत रहे हैं तो कोई ना कोई बात तो है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी सवालों के घेरे में घिरी हुई है। जो कोर्ट को नहीं मानती, जो चुनाव नहीं समय पर कराती, ऐसी पार्टी का बने रहना ठीक नहीं है लोकतंत्र में। वापस लौटेंगे। हमारे साथ में कुलदीप राणा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पहले उनको सुनेंगे, उसके बाद में शिव प्रसाद जी के पास में जाएंगे। कुलदीप जी, वही चर्चा और वही निष्कर्ष हर बार निकलता है। राजनीतिक दलों के भी अब कहते हैं ना कि इतना लंबा खिंचा निकाय चुनाव का ये पूरा मामला कि अब कुछ भी कह रहे। सोचिए कितनी आगे स्थिति बढ़ रही है। बीजेपी बैठकें कर रही है कि किसको उतारा जाएगा, प्रत्याशियों को लेकर बातचीतें शुरू हो गई हैं, लेकिन विपक्षी कह रहे ना, ये अभी भी डर रहे हैं और चुनाव तो पता नहीं कराएंगे कि नहीं कराएंगे। स्थिति कब साफ होगी? विपक्ष का ये जो आरोप लगातार है कि बीजेपी हार के डर से चुनाव टाल रही है, क्या ये वाकई सच है? और क्योंकि अभी पंचायत को लेकर भी हम चर्चा कर चुके हैं, अब ये बार बार दोहराते जाना और स्थिति को स्पष्ट न करना, बीजेपी भी जान रही है कि उत्तराखंड में ये बड़ी बात हो गई, हर कोई ये पूछने लगा है। देखिए गरिमा, उत्तराखंड में बीजेपी अपनी काबिलियत से नहीं जीत रही है, ये विपक्ष की खामियों से जीत रही है। ये बड़ी बात है। हाँ, भी यहाँ पर भी मैं अभी सुन रहा था, इतनी बातें थी लेकिन एक भी बात ऐसी नहीं थी जो तथ्यपरक। आप कोसते जा रहे हैं क्योंकि सिर्फ आपको कोसना है। बिल्कुल ठीक। कल के दिन आप पत्रकारों पे भी सवाल खड़े करेंगे। कोई राजनीतिक दल अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कोई काम करता है, कोई भी राजनीतिक दल, तो ये उसका निजी विषय है। वो अपनी क्षमताओं को बढ़ाता है, अपनी चीजों को करता है। अब अभी 6 महीने पहले तो कांग्रेस दो उपचुनाव जीत गई थी। मंगलौर का उपचुनाव जीता, बद्रीनाथ का उपचुनाव जीता। मैं तो कांग्रेस से पूछूंगा कि आप केदारनाथ का उपचुनाव कैसे हार गए? बीजेपी बहुत कमजोर है, डरी हुई है, काम नहीं कर पा रही है, तो फिर ये केदारनाथ का उपचुनाव कैसे जीत गई बीजेपी? बिल्कुल, है ना। तो सवाल जो है ना, और दूसरी चीज क्या है कि बीजेपी जो कर रही है उसको मालूम है कि मेरे सामने जो विपक्षी दल है और उसकी जो स्थितियां हैं वो कितना मजबूत है। यूकेडी उत्तराखंड के राजनीतिक विकल्प से बाहर होती जा रही है और ऑलमोस्ट इस बार तो शायद विधानसभा में भी उसका कोई वो नहीं है। अब प्रदेश की जनता के पास राजनीतिक विकल्प के रूप में क्या है? भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस की स्थितियां साफ दिखाई दे रही हैं। आप भाजपा को कोस रहे हैं, लेकिन कम से कम मुद्दों पर तो कोसिए। सोना चोरी हुआ, बड़ा मुद्दा था, बावजूद केदारनाथ जीत गए। अंकिता हत्याकांड का इशू रहा, उसके बावजूद चुनाव, लोकसभा का चुनाव भी जीते, केदारनाथ का चुनाव भी जीते। कौन सी ऐसी घटना है
राज्य में जिसमें आप सरकार को या शासन को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते थे। लेकिन मुद्दों पर बहस करने के बजाय विपक्ष ने उन चीजों पर बहस करी जो साफ दर्शाता है कि ये एक कमजोर सोच की, कमजोर राजनीतिक दूरदर्शिता की पहचान होती है, जब आप मुद्दों से भटक करके इधर उधर की बातें करते हैं। ठीक है, राज्य को सबसे ज्यादा तो जो आशा थी वो तो यूकेडी से थी, क्योंकि राज्य निर्माण में यूकेडी की सबसे बड़ी भूमिका। ठीक है, और एक पत्रकार के रूप में अगर आज भी अगर हम उत्तराखंड के राजनीतिक परिदृश्य में अगर यूकेडी को देखना चाहते हैं, उसका एक बड़ा कारण भी यही है, क्योंकि जो उसका इतिहास है, लेकिन उसका इतिहास उसे कब तक संभालेगा, ये यूकेडी के लोगों को चिंता करनी होगी इसकी। रही बात उपचुनाव को लेकर के या निकाय चुनाव को लेकर के, क्योंकि जिस प्रकार से हम देखते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को, और ये बात हमें बार बार उभर करके भी आती है कि उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक प्रयोगशाला है। कई प्रयोग उन्होंने यहाँ पे किए। ठीक, अभी यूसीसी उत्तराखंड में लागू हुआ, देश का पहला राज्य बन गया। ठीक है, कहीं ना कहीं अभी बातों बातों में जो प्रदेश के मंत्री हैं, भाजपा के कैबिनेट मंत्री, उन्होंने जो कहा कि मैं तो चाहता हूं कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव साथ। ठीक है, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि क्या पता जो वन नेशन वन इलेक्शन की जो भाजपा की थ्योरी है, जिसको लेकर के केंद्र सरकार जो उसका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, उसमें कहीं ना कहीं उत्तराखंड से ही कोई शुरुआत बनती तो नहीं दिखाई दे रही है, या कहीं से ये एक कोशिश तो नहीं है कि भाई हम यहाँ से शुरुआत करके चलें और ताकि लोगों को मैसेज दे सकें अन्य राज्यों में भी। और उत्तराखंड में तो इन चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा मैं देखता हूं कि क्योंकि जो विपक्ष की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी ना, होनी चाहिए थी ना, वो धीरे धीरे बड़ी कमजोर होती जा रही है। और ये भाजपा के लिए और भाजपा के उन तमाम सारी चीजों के लिए, उनकी रणनीतियों के लिए ये बड़ा अच्छा एक बन रहा है। भाजपा क्या कर रही है, कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, उसको तो हम तब करेंगे, उसको तो तब कसौटी पे कसेंगे ना, जब हमारी कसौटी जो है वो इतनी मजबूत हो। ठीक, लेकिन यहां सवाल इन्हीं चीजों को लेकर के होता है। तो अब रही बात निकाय चुनाव की, भाजपा ने सरकार ने कॉलेज जो स्टूडेंट इलेक्शन है वो भी टल गए हैं, पंचायत चुनाव को लेकर के बात उठ रही है, निकाय चुनाव को लेकर के भी चीजें चल रही। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई एक रणनीति या दिखाई दे रही है, जो चुनावों को लेकर के जो परिदृश्य राष्ट्रीय राजनीति में उभरा था, कहीं उसी दिशा में तो प्रदेश भाजपा आगे नहीं बढ़ रही है। ठीक है, कहीं उन्हीं चीजों को लेकर के प्रदेश भाजपा तो काम कार्य तो नहीं कर रही है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं उसी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे, आ रहे हैं गिरिराज जी, अभी एक मेहमान है उनको सुन ले, उसके बाद में आपके पास में आएंगे। शिव प्रसाद सीमाल जी को पहले सुनेंगे, अध्यक्ष राष्ट्रीय और रीजनल पार्टी की ओर से। स्वागत सर आपका भी। सर, प्रदेश में आखिर क्यों सरकार चुनाव कराने की स्थिति में नहीं आ पाई है? कांग्रेस अपने तर्क दे रही है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस एकदम से बहुत मजबूत हो गई है। जैसा कुलदीप जी ने कहा, 2 चुनाव जीते थे, उपचुनाव बद्रीनाथ, मंगलौर, केदारनाथ में फिर वही हार का सामना करना पड़ा। और ओवरऑल स्थिति भी देखें तो कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई जान फूक गया हो, स्थिति तो वही है। फिर ये तर्क फिट नहीं बैठ रहा है। क्या वजह है कि आखिर सत्ता पक्ष में जो सरकार है बीजेपी, वो चुनाव कराने की स्थिति में नजर नहीं आ रही है? ये सरकार जो है, सीधी सी बात है, जो कुलदीप राणा जी ने कहा, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बड़ी तथ्यपूर्ण और बड़ी मतलब परिपक्व बातें उन्होंने परिपक्व विश्लेषण किया है, और बिल्कुल सही बात है, यही बात है। और जो विपक्षी दल हैं, जितने भी राजनीतिक विपक्षी दल हैं, हमें भी ये सोचना चाहिए, उन्होंने जो बात कही है राजनीतिक दलों के लिए, ये वाकई खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी बात नहीं होनी चाहिए। हमें भी अपना आत्म विश्लेषण करना चाहिए और उनको कोसने के बजाय हमको अपनी तैयारी मजबूत करनी चाहिए, अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। और जहां तक भाजपा की कार्यशैली की बात है, मुझे लगता है कि एक सीमा तक सत्ता ही सत्य होता है, और राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं उन सभी का उद्देश्य यही होता है कि सत्ता हासिल करना, जो कि आज भाजपा के पास। पिछली बार भी भाजपा के पास प्रचंड बहुमत था, इस बार भी भाजपा के पास प्रचंड बहुमत है। और अगर बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत है तो फिर हमें ये लगना चाहिए, ये बात का देखना चाहिए कि भाई बीजेपी जो भी कर रही है वो अपने कील कांटों कब्जों को सही ढंग से देख परख के ही कर रही है। उसको कुछ फायदा दिख रहा होगा, उसको अभी सही जो अभी हमारे सर कह रहे थे कि भाई स्थितियां अनुकूल कितनी दिख रही हैं। जैसे पहले
2 उपचुनाव हार चुकी थी बीजेपी और इसलिए भी डिले हुआ। अब एक जो उपचुनाव जीती हैं केदारनाथ में बहुत मामूली अंतर से जीती हैं, तो इसलिए भाजपा को परख के कदम रखने की जरूरत है, क्योंकि जितना निकाय चुनाव में आने वाले समय में जो हमारे नगर निगम हैं, नगर निगमों की सीटें जीतना और जो जीती हुई सीटें हैं उनको कायम रखना अपने आप में ये किसी भी केदारनाथ के उपचुनाव से कम नहीं है। नगर निगमों की सीट पर कितनी सीटें बीजेपी के पाले में आती हैं या नहीं आती हैं, इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि बीजेपी की जो छवि है, जो वर्तमान मुख्यमंत्री का जो नेतृत्व है, उसको भी उसी कसौटी पे कसा जाएगा। तो वाकई मतलब एक लगा लीजिए कि बड़ी मुश्किल से एक जो निर्दलीय कैंडिडेट थे त्रिभुवन चौहान जी, उनको जो वोट पड़े, अगर बाय द वे निर्दलीय कैंडिडेट नहीं होते और ये मुकाबला भाजपा कांग्रेस के बीच होता तो बीजेपी बहुत अच्छे वोटों से जीतती। जो बीजेपी का जो नाराज वोट है अभी भी कितना है, ये बीजेपी के आत्मविश्लेषण, मतलब बीजेपी जीती तो है केदारनाथ में, लेकिन उस तरीके से जश्न भाजपा नहीं मना पाई। रवैया क्यों है? जी, निकाय चुनाव में ये रवैया क्यों है भला? ठीक है, केदारनाथ निकाय के चुनाव चुनाव में के इसीलिए है कि जो नगर निगमों की सीटें, इनका मेन फोकस है नगर निगम की सीटें। नगर निगमों की सीटों पर जैसे ही ये अपने कैंडिडेट सही कर लेंगे कि कौन सी सीट महिला करने से ठीक होगा, कौन सी सीट व्यक्तिगत फायदे के लिए चुनाव टाले जा रहे हैं। जी, ठीक है गिरिराज जी, कांग्रेस पार्टी को लेकर हमने बात की। कांग्रेस पार्टी में ऐसा क्या है कि कांग्रेस पार्टी इन चुनावों में जीत के दावे इतनी मजबूती के साथ कर रही है, जबकि ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ा सुधार आया क्या? और बीजेपी को हार का कौन सा डर है? किस हार का डर है? पहले तो एक बोलिए गरिमा जी, अभी जो डिस्कशन हो रहा था सेमवाल साहब से, वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी जो उन्होंने एक एनालिसिस बताया कि त्रिभुवन, मैं थोड़ा पूछना चाहूंगा उनसे, त्रिभुवन चौहान अगर नहीं लड़ते तो जीत उन्होंने किसकी बताई? थोड़ा एक बार रिपीट कर दीजिए, पूछ लीजिए उनसे एक बार। सर, केदारनाथ हो गया, आशा देवी जीत गई। नहीं हो गया, मैं कोई गलत चीज, एक स्लिप टंग जो है ना, वो शायद हुआ है मुझे। सुनिए गरिमा जी, आप करेक्ट कर सकते हैं उनको। गरिमा जी, बोलिए। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ठीक है, सही है, ठीक है सर, बोलिए आप कांग्रेस पार्टी। गिरिराज जी बोलिए। जी सुनिए, आप जी अब सुनिएगा गरिमा जी, मैं अभी जब कुलदीप जी को मैं सुनता हूं, बड़ी छनी हुई बातें रखते हैं, बहुत अच्छा उनका विश्लेषण होता है, एनालिसिस होता है, लेकिन एक बात मैं रखना चाहूंगा कि निश्चित रूप से 2 बाय इलेक्शन हम लोग जीते थे। सरकार इस समय जो रूल कर रही है, भाजपा रूल कर रही है। बद्रीनाथ जी हम जीते, मंगलौर जीते। केदारनाथ जी का जो उपचुनाव था, निश्चित रूप से पूरा करण महाराज जी के नेतृत्व में पूरी लीडरशिप को लिए हुए एकजुट होकर हम लोग लड़े। यह निश्चित है कि सरकार अपने शराब तंत्र को लिए हुए थी, पैसा तंत्र को लिए हुई थी, साथ में सरकारी अमला उनके साथ, यह निश्चित है। गरिमा जी, आज वाकई निकाय चुनाव की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं, आज वाकई अगर विपक्ष महाराज जी के नेतृत्व में अगर यह बात मुखर होकर रख रहा है कि भाई जो छोटी सरकारों के न होने से जो वाकई दंश पे दंश जो है उस जनता को सरकार दिए जा रही है, निश्चित रूप से आप स्वयं सोचिए कि सरकार की तरफ से जितना लिंगरन हो रहा है, सारी चीजें विजिबल है, कॉमन मैन भी उसको वॉच कर रहा है, देख रहा है कि जनता परेशानी की मुद्रा में। लेकिन गरिमा जी, इसके साथ साथ यह निश्चित है कि जनमानस को, अभी उन्होंने हमारे जो शांति प्रसाद भट्ट जी ने भी बात रखी है, यह निश्चित है कि भाजपा नफरत की राजनीति, धर्म को धर्म से लड़वाना, लगभग चुनाव से पहले वो माहौल जो क्रिएट करती है, वो जो माहौल क्रिएशन होता है भाजपा के द्वारा, निश्चित रूप से आज जनमानस को वो माहौल चाहिए, वो क्रिएशन चाहिए, या निश्चित रूप से जितना भी भ्रष्टाचार में लिप्त अगर विपक्ष बता रहा है सरकार को कि एक ऐसी सरकार इस समय शासित है गरिमा जी उत्तराखंड में, जिसमें एक मंत्री पे सख्त टिप्पणी होती है कोर्ट के द्वारा,
वो आज भी बने हुए हैं, उनकी बर्खास्तगी नहीं होती है, इस्तीफा नहीं मांगा जाता है मुखिया के द्वारा। आज दून स्मार्ट सिटी में सैकड़ों करोड़ रुपए, 1100-1200 करोड़ रुपए आके उसकी जो बंदरबाट हुई है, भाजपा के लीडरशिप ने जो बंदरबाट की है, निश्चित रूप से केवल वॉल पेंटिंग नजर आ रही है। इतनी भयावह स्थिति प्रदेश की हो तो निश्चित रूप से जनमानस को भी जगने की जरूरत है। विपक्ष अपना काम कर रहा है, विपक्ष मुकर होके आज निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में पूरी लीडरशिप को साथ लिए हुए चल रही है। निगम में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं और उसके मूल में जो कारण है, हम लोग लगातार उस जनमानस के साथ खड़े हैं जो आज दस्त झेल रहा है बिना छोटी सरकारों के होने से। और निश्चित रूप से सरकार कुछ भी करे, आज जनमानस जो है, मैं जो कह रहा हूं, जगने की जरूरत तो है, ये तो निश्चित है, क्योंकि ये जो भ्रमजाल होता है इनका चुनाव से पहले, जो स्थितियां बनाते हैं, जो माहौल को इस तरह से ये डाइवर्ट करते हैं, और निश्चित रूप से आज वाकई उत्तराखंड का जनमानस, गरिमा जी, जो आखिरी पायदान की हम बात करते हैं, 7 वर्षों में वंचित रहा है मूलभूत सुविधाओं से। ठीक है, आज बेरोजगारी चरम पे है। ठीक है, लेकिन आज एक भी प्रोग्राम स्टेट प्लान से इनका इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं है जो कि सशक्त करे किसान को। आप जो बातें कह रहे हैं उन सारी बातों को हम मान लेते हैं कि आज सारी समस्याएं जो हैं वो चरम पर हैं। सरकार के नुमाइंदे आज गरिमा जी अगर खुलेआम इनकी लीडरशिप पे कहे कि नहीं, अनुकूल परिस्थितियां आ गई हैं, हम लोग चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो आप 1 साल तक जो सरवाइव करा रहे थे जनता को, इसका मतलब आपने तो अपना सामने सारा अपना मुखौटा रख दिया, जो मुखौटा पहन के आप हैं, और उसके पीछे जो आप हैं, दोहरा मापदंड जो बोला जाता है भाजपा के द्वारा। आपने क्या कहा, आप आरोप लगाएंगे। आप अभी कुलदीप जी कह रहे थे ना कि सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने के लिए, क्योंकि विरोध करना है, आप राजनीतिक विरोधी हैं तो आप बोलते रहेंगे, वो ठीक बात है। वही हाल बीजेपी का भी होता है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी मुद्दों पर कुछ तर्क वाली बात करने जाती। बड़ी बात यह है कि क्या वजह है। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी कांग्रेस से बहुत ज्यादा कमजोर है उत्तराखंड में, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कौन सा डर बीजेपी को सता रहा है, ये तो ना आप स्पष्ट कर रहे हैं और ना वो कर रहे हैं। आप जो तर्क दे रहे हैं वो सिर्फ एक बहुत मोटे मोटे तौर पर कह रहे हैं कि डरे, ये आप हर मुद्दे पर कहते हैं जी। गरिमा जी लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक प्रणाली है ना हमारे यहाँ एक। आप स्वयं सोचिए, आज जो कुठाराघात हो रहा है, निश्चित रूप से वो कहां कुठाराघात हो रहा है। आप स्वयं देखिए, चुनाव की तरफ न बढ़ना, चाहे पंचायती चुनाव है, चाहे निकाय चुनाव है, चाहे वो सहकारिता वाले चुनाव है। आप यूथ जो युवा है, जो छात्र जीवन से अपनी शुरुआत करता है, जो रिप्रेजेंटेशन देता है बाद में जाके स्टेट में, असेंबली में जाता है, पार्लियामेंट पे निश्चित रूप से एक प्रतिनिधि बन के जाता है, सबसे बड़ी पंचायत में, आप उसको अवहेलना झेलने के लिए मजबूर करें, उसकी इग्नोरेंस करें। अब जल्दी से बीजेपी की प्रवक्ता प्रभा जी को सुन लेते हैं, वक्त बहुत कम है। प्रभा जी, आप कुछ कह रही हैं बहुत देर से, जल्दी से बोलिए। जी गरिमा जी, सबसे पहले तो जो हमारी कांग्रेस के प्रवक्ता है, मैं उनसे एक सवाल पूछना ये चाहूंगी कि वो हमेशा मुद्दों से क्यों भटकते हैं। अब वो अनुकूल परिस्थितियों के बारे में अगर बोल रहे तो उसके लिए मैं सीधा सा जवाब उनको देना चाहूंगी कि सबसे पहले चुनाव टालने का काम इतिहास में मैं कहूँ सबसे ज्यादा तो रिकॉर्ड इनके पास है। 22 वर्षों तक इनके पास रिकॉर्ड है कि इन्होंने चुनाव नहीं करवाए। ठीक है, चलो उस चीज को हम छोड़ देते हैं, ज्यादा पुरानी बात हो जाएगी। हम थोड़ा रिसेंट में आ जाते, उत्तराखंड में आ जाते, जब 2013 में सरकार इनकी थी और उसके बाद चुनाव 1 साल तक टाले गए, 2014 में वो चुनाव करवाए गए। उसके बाद जो एक्ट बनाया गया, पंचायती राज एक्ट बनाया गया, वो किसने बनाया कि अगर ये प्रशासकों की नियुक्ति में आज प्रश्न उठाते हैं तो प्रशासकों की नियुक्ति का जो प्रावधान किया गया वो किसने किया गया, वो भी कांग्रेस की सरकार में किया गया। तो आप ये बताइए कि आज अगर प्रशासक नियुक्त किए गए हैं तो वो कौन से नियम के विरुद्ध हो गया है। वो इन्हीं ने एक्ट बनाया था, इन्हीं की सरकार थी तब 1 साल जब चुनाव वही बात ना कि देखिए एक दूसरे पर दोष बढ़ते जाना है और उससे आगे नहीं बढ़ना है। अभी जिस मुद्दे पर वो बात कर रहे थे आप उनकी कमियां लेकर गिनाने लगे। उन्होंने ऐसा किया था, इसी वजह से तो आप नहीं, तब क्या उसके बारे में निवर्तमान अध्यक्षों को गरिमा जी इन्होंने प्रशासक नियुक्त किया है, सुनिएगा, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है इनके, और आपको मौका दिया। अब आप कांग्रेस से किस तरीके की उम्मीद कर रही हैं? अभी पुराने गड़े मुर्दे नहीं, ये जो अनुकूल परिस्थितियों की बात कर रहे हैं तो उस वक्त शायद परिस्थितियां इनके अनुकूल नहीं थी तो इन्होंने 1 साल के लिए चुनाव वो टाल दिया।
ठीक है दूसरी मैम, बात में हमें अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। देखिए, चुनाव की स्थिति में सरकार क्यों नहीं है, लगातार लोग ये कह रहे हैं और विपक्षी दल भी सरकार से पूछ रहे हैं, लेकिन सरकार है कि स्थिति स्पष्ट करने को तैयार नहीं है। देवभूमि के दंगल में इतना ही।